दोस्तों, सामान्य हिंदी से संबंधित अध्याय 1 जो कि भाषा, हिंदी भाषा और हिंदी की बोलियों से संबंधित है, उसकी पिछली 2 क्लासों में हम हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, कौन से अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकलती है और दोस्तों हिंदी जो है वो कैसी भाषा है, इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स को पढ़ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम हिंदी की उपभाषाएं से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो अध्याय 1 से और इसी जगह से जो हिंदी की उपभाषाएं हैं, इसी टॉपिक से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चाहे तो आप मेरी इस बात को आजमा लेना, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना। तो दोस्तों, हिंदी की जो उपभाषाएं होती है उसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती है, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। और यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं तो ये भी आप देख लीजिए। ये मैं सभी के सभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे प्रश्न बनते हैं। तो यह पहले भी पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमारी वो है पश्चिमी हिंदी, अर्थात पश्चिमी उपभाषा। तो पश्चिमी उपभाषा क्या होती है उसे हम डिटेल से समझ लेते हैं और यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी हम सभी देख लेते हैं। तो दोस्तों, पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वो किस अपभ्रंश से हुआ है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हुआ है ऑप्शन ए, सौरसैनी अपभ्रंश से। तो इसे समझ लेते हैं। तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती है। वे कौन कौन सी बोलियां है? तो वे है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली जिसे कोलवी भी कहा जाता है और बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहा जाता है। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 बोलियां हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इससे जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं या कैसे प्रश्न बनते हैं तो उसकी मैं एक प्रैक्टिस सेट क्लास लाऊंगा जो आप जरूर अटेंड करना। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। और मैं वे सभी प्रश्न जो भी जिन परीक्षाओं में पूछे गए हैं साथ में उन परीक्षाओं का नाम भी वीडियो में रखूंगा, तो वो क्लास आप जरूर अटेंड करना। उसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगी और टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको क्या क्या याद होगा। तो डायग्राम से पश्चिमी हिंदी को समझते हैं। तो ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली जिसका अन्य नाम कोलवी भी है और बांगरू हरियाणवी, ये पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोली है। और आप ये देख लीजिए कि यहाँ से कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है तो हमने ऊपर पढ़ा है। तो दोस्तों इनके अंतर्गत जो है वो आती है ऑप्शन सी, कन्नौजी। और ये 3 बोली जो है ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखते रहे। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये माना जाता है सौरसैनी अपभ्रंश से। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जितनी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती है जैसे बुंदेली, बुंदेली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है तो आपका आंसर सौरसैनी ही होगा। जैसे इस क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो दोस्तों हमें यह पता होना चाहिए कि ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ब्रजभाषा जो आती है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसी प्रकार ब्रजभाषा का भी विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो याद रखना है कि खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आंसर है ऑप्शन सी, सौरसैनी अपभ्रंश। अब दोस्तों जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती है उन्हें एक एक करके हम डिटेल से समझेंगे। तो पहला है ब्रजभाषा। ब्रज प्रदेश की भाषा को ब्रजभाषा कहा जाता है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है।
प्राचीन काल में ब्रज शब्द का प्रयोग पशुओं या गौओं का समूह या चारागाह के लिए होता था। जिस प्रकार से मैंने वीडियो में ये लैंग्वेज रखी है उसी प्रकार से आप अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में लिख लेना, क्योंकि लिखा हुआ बहुत अच्छे से याद हो जाता है और आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और लिखा हुआ जब आप पढ़ोगे तो आपको यह संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ, मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ब्रज भाषा का विकास जो हुआ है वो शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मध्यवर्ती उत्तरी, तो ब्रज भाषा का विकास मध्यवर्ती रूप से हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। और आप मेरी सभी क्लासों को अटेंड कर कर कोई भी एग्जाम छोटे से बड़े लेवल तक का कोई भी दे देना, कोई प्रश्न आपका बचेगा नहीं। पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह ब्रज क्षेत्र ब्रज कहलाया। यानी ब्रज क्षेत्र जो है वो किस कारण ब्रज कहलाया, तो ये पशुपालन के ज्यादा होने के कारण। ब्रज का जो प्राचीन नाम था वो शूरसेन था, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और ब्रज शब्द का जो अर्थ है वो गोस्थली या गोचारण अर्थात गाय के चरने का स्थान है। ब्रज भाषा को गंगा जमुना के मध्य की भाषा होने के कारण डॉक्टर गिरियर्सन ने इसे अंतर्वेदी नाम दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि किस भाषा को अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा आपका ब्रज भाषा। और दोस्तों ब्रज भाषा के जो अन्य नाम है वो क्या क्या है, तो भारतपुरी, बुक्सा, डांगी और ग्वालियनी, ये ब्रज भाषा के अन्य नाम हैं। इनसे अतिरिक्त ब्रज भाषा के कुछ और अन्य नाम हैं, जो है बिरजी, बिरिज, बिरज की भाषा, मणि माधुरी एवं नाग भाषा आदि। हिंदी साहित्य के मध्य युग में ब्रज भाषा में उच्च कोटि का काव्य निर्मित हुआ। ब्रज भाषा में सूरदास और नंददास की कृष्ण भक्ति से सारोबार उत्कृष्ट काव्य रचनाएं हैं। तो ये पॉइंट्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या समझ में आएगा कि दोस्तों ये जो सूरदास जी थे और नंददास जी, ये कृष्ण भक्ति के सबसे, यानी ये कह सकते हैं कि सूरदास तो सबसे प्रसिद्ध कवि थे और ये दोनों कृष्ण भक्ति के कवि थे। ये आप हमारी साहित्य हिंदी की जो हमने 12 क्लासें अभी तक पढ़ चुके हैं उसकी लिंक आपको, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो देख सकते हैं। सभी के सभी कवियों की कौन सी भाषा है, कौन सी रचनाएं हैं, यानी कि हिंदी में पुरस्कार, कवि, रचना, जीवनी, उपन्यास, जितने भी साहित्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी के सभी हम साहित्य हिंदी के पढ़ रहे हैं, जिनकी 12 क्लास में हम 800 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके वहां जाकर क्लियर हो जाएंगे। तो सूरदास की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी और सूरदास ने ब्रज भाषा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। ब्रज भाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों दृष्टि से बहुत सुंदर है। अभी आपको थ्योरी वाइज यह पढ़कर कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इनसे प्रश्न देखोगे कि यहाँ से कैसे और कितने प्रश्न बने हुए हैं तो तब आप एक एक पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लोगे। ब्रज भाषा जो है वो कृष्ण भक्ति की एकमात्र भाषा है तथा लगभग सारा रीतिकालीन साहित्य भी ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों रीतिकाल के जो कवि हैं वो भी हम साहित्य हिंदी में पढ़ चुके हैं और रीतिकाल की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। उन कवियों की भी भाषा ब्रज भाषा ही है। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो ब्रज भाषा दिल्ली भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है और सर्वाधिक महत्व के कारण ब्रज भाषा को ब्रज बोली नहीं ब्रज भाषा कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों तुलसीदास जी ने अपनी कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में की है, जैसे कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली आदि ये ब्रज भाषा में हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि तुलसीदास जी जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। ये आप साहित्य हिंदी की हमारी क्लासों में पढ़ लेना। और इनकी जो रचनाएं हैं ये जो थे अवधी और ब्रज भाषा दो भाषाओं के कवि थे। तो इनकी कुछ रचनाएं ऐसी है जो ब्रज भाषा में हैं, ये ज्यादातर कवि अवधी भाषा के थे। तो यहाँ से प्रश्न पहले बना हुआ है कि तुलसीदास कृत कवितावली और विनय पत्रिका व गीतावली किस भाषा क्या है, तो इन तीनों की भाषा है ब्रज भाषा।
और दोस्तों ब्रज भाषा देश के बाहर ताजुबेकिस्तान में बोली जाती है, जिसे ताजुबेक की ब्रज भाषा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि देश के बाहर ब्रज भाषा को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा ताजुबेक की। मध्यकाल में अखिल भारतीय विस्तार जो पाया वो ब्रज भाषा ने पाया। बंगाल में ब्रज भाषा ब्रजबुली तथा असम में ब्रज भाषा को ब्रजावली कहा जाता है। ये सभी के सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें मिस मत कर देना, सभी को याद कर लेना। और ब्रज भाषा के जो भक्तिकालीन रचनाकार है वो सूरदास और नंददास है। मैं आपको बता दूं कि भक्ति काल के अनेक कवि हैं, वे कौन कौन से कवि हैं, तो आप हमारी साहित्य हिंदी क्लास देख लेना, यानी जो वीडियो है साहित्य हिंदी की वो पढ़ लेना, उसमें सब आपको मिल जाएंगे। तो भक्ति काल के जो कवि हैं तो वो कबीरदास जी भी हैं, तो उनकी भाषा अलग है। तो कौन से कवि ऐसे हैं जिनकी ब्रज भाषा है, वो आप हमारी उन क्लासों में सब पढ़ लोगे। एक बार आप उन क्लासों को अटेंड करके देखना और तब बताना। ब्रज भाषा के रीतिकालीन कवि बिहारी मातीराम और भूषण देव है। दोस्तों ये तीनों कवि जो है, एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहारी किस काल के कवि है, तो यह है रीतिकालीन कवि। ये साहित्य हिंदी के अंतर्गत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये जो है ये बिहारी, भूषण और मातीराम ये ब्रज भाषा के रीतिकालीन कवि है। और आधुनिक काल की बात करें, क्योंकि हिंदी साहित्य 4 भागों में बटा है, ये हम साहित्य हिंदी क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो उसी के अंतर्गत आधुनिक काल भी आता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर ये ब्रज भाषा के कवि है। बोली के रूप में ब्रज भाषा का साहित्य नहीं है, लेकिन भाषा के स्तर पर यह अत्यंत समृद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप डबल स्टार मार्क कर लेना। और दोस्तों यहां से देखो क्वेश्चन भी बना है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, तो आपका आंसर होगा ब्रज भाषा से। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक यह भी है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली ब्रज भाषा है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कई भाषाएं बोली आती है, तो उनमें सबसे प्रमुख ब्रज भाषा है। जैसे 2 बार क्वेश्चन बना हुआ है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है, तो यह है ब्रज भाषा। मैंने जो इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं वो साथ के साथ इसीलिए रखे हैं और प्रैक्टिस सेट में इनसे अलग क्वेश्चन रखे हैं, ताकि आप इस थ्योरी को समझ सको और इसे ये समझ सको कि हाँ ये कितना इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों ब्रज भाषा की उपबोलियां। तो ब्रज भाषा की उपबोलियां क्या क्या है, भरतपुरी, अंतरदेशीय या अंतर्वेदी, भुक्सा जो नैनीताल के तराई क्षेत्र की भाषा है, क्वेश्चन बनेगा नैनीताल के तराई क्षेत्र की भाषा क्या है, तो भुक्सा, डांगी, माथुरी, ग्वालियरी यह ब्रज भाषा की उपबोलियां हैं। अब ब्रज भाषा के क्षेत्र के बारे में जानते हैं। ये थोड़ा जो क्वेश्चन है हार्ड होते हैं, क्योंकि इनमें आपको जिले याद करने पड़ते हैं और क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं यहाँ से। तो ब्रज भाषा का जो प्रमुख केंद्र है वो मथुरा वृंदावन है। ब्रज भाषा को बोलने वालों की संख्या 3 करोड़ है। और इनके जो प्रयोग क्षेत्र है जहाँ जहाँ ये ब्रज भाषा बोली जाती है, तो मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली, धौलपुर, भरतपुर, ग्वालियर ये ऐसे जिले हैं जिनमें ब्रज भाषा बोली जाती है। जैसे यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन भी बना हुआ है कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है, तो हमने पढ़ा है ऊपर आगरा भी क्षेत्र है, मथुरा सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है, धौलपुर भी ब्रज भाषा का क्षेत्र है, तो एक सरगुजा है जो ब्रज भाषा का क्षेत्र दोस्तों नहीं है। मथुरा व आगरा किस बोली के क्षेत्र में आता है, तो यह आता है ब्रज भाषा के क्षेत्र में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर आपके जो क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप हमें बता सकते हो। अब बात करें ब्रज भाषा के प्रमुख कवि के बारे में, तो ब्रज भाषा के जो प्रमुख कवि है वो है सूरदास जी।
ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इनके अतिरिक्त नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, मातीराम, भूषण देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि भी ब्रज भाषा के कवि हैं। और दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसके लिए आप हमारी साहित्य हिंदी की क्लासों को अटेंड करना। कृष्ण भक्ति की सब एकमात्र भाषा ब्रज भाषा है। मीराबाई की ब्रज भाषा में जो है दोस्तों वो राजस्थानी एवं खड़ी बोली का मिश्रण प्राप्त होता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि किस कवि की भाषा में राजस्थानी एवं खड़ी बोली का मिश्रण प्राप्त होता है, तो मीराबाई की ब्रज भाषा में। सूरसागर, उद्धव शतक, बिहारी सतसई ब्रज भाषा की श्रेष्ठ कृतियां है। अब दोस्तों तुलसीदास और अष्टछाप के कवि, जहां से कई बार क्वेश्चन बनता है, अष्टछाप के कवि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अष्टछाप के कवि होते कौन कौन हैं, तो कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छती स्वामी। ये छती स्वामी है दोस्तों, छी स्वामी नहीं है। नंददास, चतुर्भुज दास, ये अष्टछाप के कवि है। चिंतामणि, पद्माकर, घनानंद, नाभादास, नरोत्तम दास, केशवदास, सत्यनारायण कविरत्न, लल्लूलाल, यह भी ब्रज भाषा के कवि है। इनमें आपको यह याद रखना है, जो अष्टछाप के कवि है इन्हें याद कर लेना है, क्योंकि यह बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। अब ब्रज भाषा की विशेषताएं क्या है यह जान लेते हैं। तो इसमें जो ऋषि वाला रह होता है उसके स्थान पर तो आपको री मिलेगा, और ब्रज भाषा में शय, शय, से का केवल से रूप मिलता है। यानी ब्रज भाषा में आपको ये नहीं देखने को मिलेंगे तीनों वर्ण। ब्रज भाषा में शब्द के बीच में पड़े रह का लोप हो जाता है, जैसे मदरसा है तो इसे ब्रज भाषा में हम मदरसा बोलेंगे। ल और डे के स्थान पर रह हो जाता है तथा आ का ओ, ए का ई हो जाता है, जैसे झगड़ा का झगड़ो, लड़का का लड़िका। और दोस्तों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नी, इनी, इनी, आनी प्रत्यय लगाते हैं, जैसे जेठ से जेठानी। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ए, अन प्रत्यय लगाते हैं। ब्रज भाषा में वे के स्थान पर मैं हो जाता है, जैसे गांव का गाम। तो यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं यह भी मैं आपको बता देता हूं। आपको लिखा मिलेगा कि गाम किस भाषा में लिखा हुआ शब्द है, तो यह है ब्रज भाषा में। और यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। नह, मह, रह, रह कुछ ऐसे शब्दों में मिलते हैं, जैसे नहात, लीन है, महाक आदि। व्यंजन को अल्पप्राण कर देने की प्रवृत्ति ब्रज भाषा में पाई जाती है, जैसे 12 का 12। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो सामान्य हिंदी से संबंधित अन्य चैप्टर है उसे हम उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, और हम मिक्स तरीके से पढ़ेंगे, नए तरीके से, जिससे आप एक एक क्वेश्चन को ये भी पता नहीं लगेगा कि आपने यह याद कब कर लिए बिना कंफ्यूजन के कारण। तो आप वे सभी क्लासें अटेंड करना। ये तो मैं आपको थ्योरी वाइज पढ़ा रहा हूँ, वो मैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, ताकि आप एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर सको। ब्रज भाषा में ए ओ को ए और ओ को जो है ओ करके बोला जाता है, जैसे अधो, मेरो, तेरो, आयो। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है, तो आंसर है ब्रज भाषा का। दोस्तों ब्रज भाषा का पहचान वाक्य क्या है, तो ब्रज भाषा का पहचान वाक्य है, वाने मोको कहियो को जाति ए गधा, धोइबे ते बछड़ा नहीं हवे जात। अब हम पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली दूसरी बोली के बारे में जानते हैं, जो बुंदेली है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, एग्जाम में ज्यादातर पश्चिमी हिंदी बहुत पूछी जाती है। तो बुंदेली का विकास भी सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली बुंदेल राजपूतों के क्षेत्र बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। बुंदेली में लोक साहित्य की काफी प्रचुरता है। यह भी माना गया है कि प्रसिद्ध लोक ग्रंथ आल्हा मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। तो दोस्तों इस पॉइंट से कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूं।
तो पहला तो यही बनेगा कि आल्हा किस बोली में लिखा गया ग्रंथ है, तो आंसर होगा बुंदेली, या आपको ये मिलेगा कि बनाफरी, और बनाफरी किस बोली की उपबोली है, तो आंसर होगा बुंदेली। बुंदेली ओकार बहुला मानी जाती है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि बुंदेली में ईश्वरी के फाग बड़े प्रसिद्ध है। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है, यहां से ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो दोस्तों ये है पश्चिमी हिंदी की। अब हम बुंदेली की उपबोली के बारे में जान लेते हैं। तो पवारी, लोहाती, राठौरी, खटोली, मोपाली, नामर्दी, बनाफरी बुंदेली की उपबोलियां हैं। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि तो मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मैं यह भी दिखा देता हूँ कि प्रश्न कैसे बनते हैं। तो देख लीजिए, पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है, तो ये हमने पढ़ा है, तो ये संबंधित है बुंदेली से। और दोस्तों बुंदेली बोली का क्षेत्र कौन कौन से है, यह भी जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित झांसी, छतरपुर, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा सागर, होशंगाबाद के आसपास के क्षेत्र में बुंदेली भाषा बोली जाती है। बुंदेली की विशेषता है, तो बुंदेली में रै का लोप हो जाता है, जैसे सारे का साए, भारी का भाई, ये जय मैवे के स्थान पर बै हो जाता है, इसमें रो के स्थान पर ओ हो जाता है, जैसे हमारो को हमाओ। अब नेक्स्ट दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की कन्नौजी बोली। कन्नौजी भी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है, और ब्रज के अत्यधिक समीप कन्नौजी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ब्रज भाषा के सबसे अत्यधिक समीप कौन सी बोली है, तो कन्नौजी, जिस कारण कुछ लोग कन्नौजी को ब्रज की उपबोली मानते हैं। और गंगा के मध्य जो दोआब की बोली है दोस्तों, वो भी कन्नौजी है। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य प्राप्त है, यह भी आपको याद रखना है। ब्रज भाषा के ज्यादा समीप होने के कारण कुछ लोग ब्रज भाषा की ही एक उपबोली कन्नौजी को मानते हैं। कन्नौज, जिसका प्राचीन संस्कृत नाम कान्यबुज था, यह पहले एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है। और इस बोली का जो केंद्र है, इसी के नाम पर इसका नाम कन्नौज पड़ा, कान्यबुज के नाम पर। कन्नौजी ब्रज और अवधि बोली की संधि स्थली है। ये आप इंपॉर्टेंट लिख लेना इसे, कि ब्रज और अवधि बोली की संधि स्थली क्या है, कन्नौजी। और दोस्तों कन्नौजी जो है वो ओकार बहुला है। ये ओकार बहुला होता क्या है, कौन कौन सी बोली आती है इसके अंतर्गत, तो ये भी हम आगे डायग्राम से समझेंगे। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य प्राप्त है, तथा साहित्य रचना जो है इसमें नगण्य है। और दोस्तों कन्नौजी बोली का क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर तथा हरदोई है, तथा फर्रुखाबाद कन्नौजी बोली का भाषा का केंद्र है। तो यहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा, तो आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से कन्नौजी कहाँ बोली जाती है। तो 4 ऑप्शन देगा, आपको इन्हें याद रखना है, इनसे अलग जो होगा वो कन्नौजी का नहीं होगा। कन्नौजी बोली की विशेषता है, तो उच्चारण में कन्नौजी जो है दोस्तों ब्रज भाषा के अधिक निकट है। कन्नौजी बोली में उकारांता अधिक है, इसमें स्वार्थे प्रत्यय या तावा का प्रचलन है। इसमें ए ओ के स्थान पर ए ओ का प्रयोग मिलता है, जैसे बड़ों का बड़ो। अब यहां से कन्नौजी से कैसे प्रश्न बनते हैं, तो ये आप देख सकते हो। तो कन्नौजी बोली मुख्य रूप से इन निम्न में से किस जिले में बोली जाती है, तो ये बोली जाती है फर्रुखाबाद में। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है, तो फ्रेंड्स ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि कन्नौजी बोली जो है वो किस जनपद में बोली जाती है, तो ये आप देख सकते हो। तो इनमें से अलग ऑप्शन जो होगा वो कन्नौजी बोली का क्षेत्र नहीं होगा।
तो इसमें आपका आंसर है हरदोई जनपद, जिसमें कन्नौजी बोली बोली जाती है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोली बोली जाती है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो ये है पश्चिमी हिंदी की। अब नेक्स्ट है दोस्तों खड़ी बोली, जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कोलवी नाम दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खड़ी बोली को कोलवी नाम किसने दिया था। कुछ लोग खड़ी बोली को हिंदुस्तानी नागरी हिंदी सरहिंदी भी मानते हैं। तो यहां से आपका प्रश्न बनेगा कि सरहिंदी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा खड़ी बोली। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। और खड़ी बोली का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, एक तो साहित्यिक हिंदी में और दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के रूप में। दोस्तों आपको ये अभी तो समझने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपकी प्रैक्टिस सेट क्लास लाऊंगा इस टॉपिक की, तो तब आप देखकर समझोगे कि हाँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में से कितने प्रश्न बने हुए हैं। खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदी भी कहते हैं। और दोस्तों खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह हरिओद है। खड़ी बोली का सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी है। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। खड़ी बोली से तो सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो लल्लूलाल एवं सदल मिश्र ने किया था। अब्दुल हक ने खड़ी बोली को गंवारू बताया। भारतेंदु ने खड़ी बोली को परदेसी तथा गिलकाइट्स ने टंकसाली कहा है। पहाड़ताली और बिजनौरी जो है वो खड़ी बोली की उपबोलियां हैं। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली दोस्तों बहुत संपन्न है और इसमें पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि मिलते हैं। खड़ी बोली की दो प्रधान बोलियां है, वो कौन कौन सी है? बिजनौर की खड़ी बोली और मेरठ की बोली, ये खड़ी बोली की दो प्रधान बोलियां हैं। आज संस्कृत से युक्त खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली है। तो दोस्तों यहाँ से आपको यह याद रखना है कि भारत की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। और हिंदी नाम में तो खड़ी बोली है, क्योंकि दोस्तों हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली है, तो इसीलिए संस्कृत से युक्त खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा है। खड़ी बोली का विकास जो हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। और किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप वर्तमान हिंदी है, जो पत्र पत्रिकाओं, शिक्षा, प्रशासन, व्यापार और सूचना संचार में प्रयुक्त की जाती है। तो प्रश्न बनेगा पत्र पत्रिकाओं, शिक्षा, प्रशासन, व्यापार तथा सूचना संचार में प्रयुक्त की जाने वाली बोली है, तो आंसर होगा आपका खड़ी बोली। खड़ी बोली से कैसे क्वेश्चन बनते हैं? तो खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो दोस्तों ये हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली निकलती है तो ये निकलती है पश्चिमी हिंदी से। मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का आधार है खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं अमीर खुसरो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखो मैं स्टूडेंट का, किसी भी स्टूडेंट का समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करता। क्यों नहीं करता दोस्तों? क्योंकि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है और स्टूडेंट काफ़ी मतलब समय निकाल कर हमारी क्लास अटेंड करने आता है और उसमें हम 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पढ़ाए और आपका 1 घंटा खर्च कर दे और वे क्वेश्चन पढ़ाए जो आपके एग्ज़ाम के लेवल के लायक भी ना हो, तो दोस्तों वहाँ स्टूडेंट का एक नुकसान होता है। तो मैं जो आपको थ्योरी वाइज ये पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये मत समझना कि ये क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे। ये सभी के सभी पॉइंट्स मैंने छांट कर रखे हैं और सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं आपको साथ के साथ इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं दिखा रहा हूँ। अब नेक्स्ट है मानक हिंदी का आधार क्या है? तो यह है खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो आंसर है अमीर खुसरो। अब दोस्तों खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है?
तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ये इसका नाम है कोलवी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? तो वर्तमान जो हिंदी है उसका प्रचलित रूप है खड़ी बोली। खड़ी बोली या कोलवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ है उत्तरी रूप से। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, कोलवी। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो ये हुई है शौरसेनी से। अब हम खड़ी बोली की उपबोलियां के बारे में जानते हैं। तो इनकी 4 उपबोली है खड़ी बोली की: पूर्वी कोलवी, पश्चिमी कोलवी, पहाड़ताली और बिजनौरी। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बने हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एस्टेट हो, या जिस भी एग्जाम में किसी भी स्टेट के हिंदी आती हो, तो आपको इस टॉपिक से सभी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे और इन क्लासों से बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। ये आप मेरी बात को नोट कर लेना। अब दोस्तों खड़ी बोली गद्य में निम्नलिखित लेखकों और उनकी कृतियों का योगदान था। वे कौन कौन से लेखक थे और उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी वो हम जानेंगे। तो पहला थे लल्लूलाल, जिनकी रचना थी प्रेम सागर। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो रचनाएं हैं ये खड़ी बोली में थी। सदल मिश्र खड़ी बोली के कवि थे, इनकी रचना थी नासिकेतोपाख्यान। मुंशी सदा सुखलाल, जिन्हें न्याज भी कहा जाता था, रचना थी सुख सागर। इंसाल्ला खां रानी केतकी की कहानी। राजा लक्ष्मण सिंह, कालिदास के नाटकों का हिंदी में अनुवाद। राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग विशिष्ट, ये खड़ी बोली में है, ये कवि भी खड़ी बोली के हैं। श्रद्धाराम फिल्लोरी, सत्यामृत प्रवाह बहुत भाग्यवती। खड़ी बोली के अब क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, हरिद्वार, गाजियाबाद है जहां खड़ी बोली बोली जाती है। और दोस्तों खड़ी बोली को बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। ये देखिए आप कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा खड़ी बोली। अब हम खड़ी बोली की विशेषताएं के बारे में जानते हैं। तो खड़ी बोली की ध्वनियां दीर्घ स्वरांत है। इसकी अन्य ध्वनियां मानक हिंदी की ध्वनियों के समान हैं। हिंदी में नए ध्वनि के स्थान पर खड़ी बोली में नए का प्रयोग होता है, जैसे पढ़ना का पढ़ना। यानी दोस्तों आपको नए के रूप में इसमें नए मिलेगा। डे के स्थान पर डे तथा ढे के स्थान पर नीचे से नुक्ता हटाकर आपको मिलेगा। जैसे बड़ का बड़, चढ़ का चढ़, ओ का ओ सुनाई देता है, जैसे बड़े और को और। कई शब्दों के आदि अक्षर में स्वर लोप गायब हो जाता है, जैसे अंगूठे में आपको ए गायब मिलेगा, गूठा कहा जाएगा। और खड़ी बोली में द्वित्व व्यंजन भी देखने को मिलता है, जैसे सज्जा, बेटा आदि। खड़ी बोली में अंग्रेजी की आ ध्वनि को भी स्थान दिया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारी हरियाणवी या बांगरू। यह भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आज की क्लास हम यही पढ़कर यानी कि हरियाणवी या बांगरू को पढ़कर कंप्लीट करेंगे और अगली क्लास में हम पूर्वी हिंदी और जितनी भी अन्य उपभाषाएं हैं सभी को एक ही क्लास में पढ़कर इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए इस टॉपिक की प्रैक्टिस सेट वीडियो लाऊंगा। हरियाणवी या बांगरू। तो हरियाणवी का जो विकास हुआ है वो उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हरियाणवी का अन्य नाम है दोस्तों बांगरू तथा हरियाणवी बोली पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आती है। हरियाणवी का कुछ अन्य नाम है हरियाणी, हरियाणी, देशाणी, देशवाली। रोहतक व दिल्ली के जाटों के नाम पर हरियाणवी जादू तथा बांगर प्रदेश के संबंध होने के कारण ही बांगरू कहलाती है।
बांगरू खड़ी बोली का ही एक रूप है जो पंजाबी राजस्थानी का मिश्रण है। और दोस्तों यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको यहीं दिखाऊंगा। तो हरियाणवी बोली के क्षेत्र हरियाणा, दिल्ली का देहाती भाग, करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, जींद, नाभा, इनमें हरियाणवी बोली बोली जाती है। तो देखिए रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो ये बोली जाती है हरियाणा में। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो फ्रेंड्स ये हुई है पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये है पश्चिमी हिंदी की। अब हम हरियाणवी बोली की विशेषताएं जान लेते हैं। तो इसमें न के स्थान पर न हो जाता है, जैसे सपना का सपना। हरियाणवी में ध्वनि लोप की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। डै जिसके नीचे नुक्ता हो का डै हो जाता है, नुक्ता हट जाता है, जैसे बड़ा का बड़ा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हिंदी की उपभाषाएं और उनमें शामिल बोलियों के बारे में पश्चिमी हिंदी को पढ़ा, यानी कि एक उपभाषा को पढ़ा, और बची नेक्स्ट 4 उपभाषाएं को हम अगली क्लास में पढ़कर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।